दिल्ली दौरे पर हैं इस वक्त बीएसपी सुप्रीमो मायावती और राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू से वो मुलाकात कर सकती हैं। समर्थन की घोषणा उन्होंने पहले ही कर दी है और दिल्ली में कुछ बैठकें भी कर सकती हैं मायावती। तो बड़ी खबर, बड़ी अपडेट दिल्ली से। दिल्ली दौरे पर हैं बीएसपी सुप्रीमो, बीएसपी प्रमुख मायावती और मुलाकात कर सकती हैं एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू से। इसके अलावा कुछ बैठकें करने का भी उनका कार्यक्रम दिल्ली में। तो ये बड़ी पॉलिटिकल अपडेट। समर्थन की घोषणा द्रौपदी मुर्मू के लिए, एनडीए उम्मीदवार के लिए उन्होंने पहले ही कर दी थी और आज वो मुलाकात कर सकती हैं द्रौपदी मुर्मू से। अनुभव शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। वो ज्यादा जानकारी देंगे उनके इस दौरे के बारे में। बताइए अनुभव, क्या सूचना है आपके पास? देखिए, बिल्कुल, जब से आजमगढ़ के चुनाव परिणाम आया उसके बाद से मायावती लगातार संगठन में समीक्षा बैठकें कर रही हैं। लखनऊ में बैठकें की, फिर उसके बाद क्योंकि अभी देखिए नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं और फिर 2024 का लोकसभा चुनाव, ऐसे में संगठन में कुछ फेरबदल उन्होंने किए हैं और इन्हीं सारी चीजों को लेकर बैठकें हो रही थी। अब मायावती जो है वो दिल्ली रहेंगी, 2 दिन के दौरे पर है। वहां पर भी जो पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक होगी। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि 8 तारीख को द्रौपदी मुर्मू को लखनऊ आना है। वो खुद तमाम जो दल हैं, उनके जो लोग हैं, उनसे मुलाकात कर अपने पक्ष में कहीं ना कहीं वो उनसे वोट अपील करेंगी। तो उससे पहले मायावती का दिल्ली जाना, और पहले ही वो समर्थन की बात कह चुकी हैं। हो सकता है ये संभव है कि उनकी वहीं पर मुलाकात हो या खुद मुलाकात करने के लिए की वो पहल करे। और जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि वो समर्थन करेगी उनकी पार्टी, और जिस तरीके से क्या बात कही थी, सारी चीजें, साथ ही साथ पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वरिष्ठ, उनके साथ तो बैठक होगी। क्यों? क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव का लक्ष्य है। और आपको याद होगा जब आजमगढ़ के चुनाव परिणाम आए उसके बाद उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें साफ तौर पर कहा था कि ये साफ दिखाता है कि अगर बीजेपी को कोई हरा सकता है तो वो बीएसपी ही हरा सकती है। यानी जो आजमगढ़ में जो वोट मिले थे उसके आधार पर उन्होंने वो सारी बातें कही थी। तो कैसे पहले जब नगर निगम के चुनाव इसी साल आखिरी में होंगे, नवंबर दिसंबर में, उसके लिए तैयारी की जाए, और कैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में लड़ा जाए, कैसे अन्य जो राज्य हैं वहां पर पार्टी संगठन को मजबूत किया जाए, इन सारी चीजों पर बैठक होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुभव। तो संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी कैसे की जाए, ये भी लक्ष्य है मायावती का। अगर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आज ग्राम विकास विभाग की रिपोर्ट कार्ड पेश की। उन्होंने 100 दिनों की रिपोर्ट कार्ड जारी किया और उसमें काम की जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा कि मनरेगा से जुड़ी परेशानियों को हम दूर कर रहे हैं। रोजगार की समस्या को मनरेगा से दूर किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि 3251 खेल मैदानों पर काम शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 100 दिनों में 1 लाख आवास दिए गए। वहीं सीएम आवास योजना के तहत 8200 आवास दिए गए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण कर रहे हैं और जो मुझे तकनीकी दृष्टि से विशेषज्ञ के रूप में हमारे विभागीय अधिकारियों ने बताया है, इन सड़कों की आयु सामान्य सड़कों की तुलना में और लगभग जैसे 5 वर्ष की आयु सड़क की होती है, ये 5 वर्ष की जगह 7 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष भी ठीक प्रकार से स्थापित रह सकती है। गुणवत्ता का ध्यान में रखते हुए यह भी कार्य हम लोग कर रहे हैं। तो देखा आपने, ये बातें अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने। बताया कि 8200 आवास मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत दिए गए। अब आगे बढ़ते हैं। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद और स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर विवाद मामले की सुनवाई आज एक बार फिर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट को यह तय करना है कि 21 साल पहले 1991 में वाराणसी की अदालत में दाखिल किए गए वाद की सुनवाई हो सकती है या नहीं। इसके साथ साथ एएसआई से खुदाई कराकर सर्वेक्षण किए जाने के वाराणसी कोर्ट के आदेश पर भी हाईकोर्ट को अपना फैसला देना है। आज की सुनवाई दोपहर 2 बजे से जस्टिस प्रकाश पांड्या की सिंगल बेंच में होगी और आज भी सबसे पहले हिंदू पक्ष अपनी दलीलें पेश करेगा। उसके बाद समय बचने पर मुस्लिम पक्ष अपनी बहस करेगा। तो आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई ज्ञानवापी मस्जिद और स्वयंभू विश्वेश्वर विराजमान विवाद पर 21 साल पहले जो मामला दाखिल किया गया, क्या उस पर वो मामला बढ़ सकता है? एएसआई से खुदाई कराकर सर्वेक्षण पर भी इलाहाबाद हाईकोर्ट अपना फैसला दे सकता है। प्रकाश पांड्या की बेंच में ये सुनवाई होगी। आज अहम सुनवाई एक और ज्ञानवापी विवाद मामले से ही जुड़ी। ये विवाद पुराना, ये मामला पुराना,
जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगरा के आवास विकास में सामूहिक सुसाइड का दर्दनाक मामला सामने आया है। यहां पर पति पत्नी और बेटी के शव फंदे से लटके मिले, जबकि छोटा बेटा डर के कारण घर के बाहर बैठा हुआ था। उसी ने लोगों को माता पिता के सामूहिक सुसाइड की जानकारी दी। बताया जा रहा है कि आवास विकास सेक्टर 10 में ईडब्ल्यूएस कॉलोनी के मकान नंबर 1046 में सोनू अपनी पत्नी गीता, बेटी और बेटे के साथ रहता था। मंगलवार रात को पूरा परिवार एक ही कमरे में साथ सोया था, लेकिन सुबह बेटे को छोड़कर पूरा परिवार कमरे में लटका हुआ था। इस डर से बेटा घर से बाहर आ गया। लोगों ने पुलिस को सूचना दी तो पुलिस भी मौके पर पहुंची। फिर मामले की तफ्तीश हुई और जांच में सामने आया है कि परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा था और मौके से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। पुलिस की जांच में सुसाइड का मामला। 6 बजे आया था। हाँ, पूरा फेंकने, फिर बाबा गए दुकान पे, मैं ऊपर आ चले गया और फिर टीवी देखी थोड़ी देर, फिर नीचे आ गया, अर्जुन के पास चले गया। फिर बुआ ने दी आटे के लिए ऊपर से लाने के लिए, तो मुझे महसूस हुआ कि वो लटके बने हैं, तो मैंने बोल दी। फिर बुआ ने कही अम्मा को बता के, मुझे तो तेज समझ में नहीं आ रही, तो मैंने अम्मा को बताया। फिर अम्मा ने चाचा से कही कि ऊपर देख क्या हुआ है, फिर लटके ही मिले वो तीनों। सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि 3 लोगों ने फांसी लगा ली है। मौके पर जब पुलिस पहुंची, सारे लोग आए, फॉरेंसिक टीम भी आई और यहाँ से एक सुसाइड नोट ही बहुत भावुक तरीके का लिखा हुआ मिला है। प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि चूँकि जो मृतक है उसकी पत्नी, उसकी बेटी है। मृतक पिछले काफ़ी दिनों से बेरोज़गार था। इनका एक और लड़का भी है जिसने शायद अपनी सहमति नहीं दी थी, वो नीचे चला आया था, उसी के द्वारा सूचना दी गई। आगरा के आवास विकास कॉलोनी के सेक्टर 10 में एक घर में 3 लोगों ने सामूहिक सुसाइड किया है और अब तस्वीरों के ज़रिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये वही घर है। दरअसल सोनू, जिसकी उम्र 28 साल बताई जा रही है, सुबह सुबह उसका, उसकी पत्नी और उसकी बच्ची सृष्टि का शव इसी घर के फर्स्ट फ्लोर पर फंदे से लटका हुआ मिला है। हालांकि पुलिस की तरफ से ये बताया जा रहा है कि एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें आर्थिक तंगी की बात कही गई है। पिछले 8 साल से जो कहा जाए, जो सोनू है जिसने सुसाइड किया है और जिसकी पत्नी और जिसकी बेटी भी फंदे से लटकी मिली है, वो कोई काम नहीं करता था। तो आप देख सकते हैं कि परिजनों में किस तरीके से जो विलाप है वो काफ़ी झकझोरने वाला है। बहुत ही कहा जाए ये हृदय विदारक घटना है और इस दर्द का कोई अंत नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि पूरा परिवार इस घटना में समूल नष्ट हो गया है। और उनके जो पिता हैं वो हमारे साथ हैं, आपसे बात करते हैं। तो आपकी बेटी कब शादी हुई थी? ये तो हो गई, इसके 15-16 साल हो गई शादी। हाँ। तो क्या वजह रही है, आपको क्या लगता है? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो कुछ मालूम नहीं, मेरा तो उससे बातचीत होता नहीं था। हम तो सुबह 7 बजे दुकान जाते, शाम के 8-9 बजे आते। किसका कारोबार करते हैं? हम बस बॉडी का काम है, ट्रांसपोर्ट नगर में। बस बॉडी का काम है? ट्रांसपोर्ट नगर में। तो आपका जो बेटा है सोनू, वो क्या करता था? वो घर बैठा है लॉकडाउन से, घर पे। हाँ, घर बैठा। कहीं ना कहीं ये कोई मानसिक तनाव? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। एसपी आगरा कह रहे हैं कि एक सुसाइड नोट मिला है, आर्थिक तंगी का जिक्र किया। अब हो सकता है, देखो हमारी बातचीत नहीं है तो हम कैसे बताएं। बेटे और आप में कोई संबंध नहीं देखा? नहीं है, लेकिन हम लोग आपस में कम बातचीत। कर्जे को पैसे दिए, वो अपना काम करा, हम अपने काम पे गए। हम सुबह 7 बजे काम पर निकल जाते हैं, शाम के 8-9 बजे आते हैं। जो डॉग स्क्वाड से लेकर जो फॉरेंसिक की जो टीम है, उन्होंने भी साक्ष्य संकलन किया है और परिवारीजनों की तरफ से तहरीर दी जा रही है, लेकिन महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल है। तो अगर ये घटना आर्थिक तंगी से जुड़ी हुई है तो ये कहा जा सकता है कि लगातार बेरोज़गारी कई सारे परिवारों को तोड़ रही है। कई सारे परिवार कहा जाए इस बेरोज़गारी की बीमारी से कहा जाए असमय काल के गाल में समा रहे हैं। आगरा से उपाध्याय, एबीपी गंगा। तनाव, काम न होने की वजह से ये कारण माना जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। कानपुर में नई सड़क हिंसा में आरोपी हाजी वसी से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। चंदेश्वर हाथा खाली कराने के लिए हिंसा की साजिश रची गई थी। बिल्डर वसी ने हयात जफर से 1 करोड़ रुपए में इसका सौदा किया। बिल्डर ने 10 लाख रुपए एडवांस देने की बात भी स्वीकारी है। विवादित जमीनें खाली कराने के लिए करोड़ों कमाने की बात को भी स्वीकार किया गया है।
कानपुर में 3 जून को जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है और खुलासा ये हुआ है कि नई सड़क स्थित चंद्रेश्वर हाथे को कब्जाने की एक बड़ी साजिश रची गई थी। 3 बड़े नाम इस हिंसा से सामने आए, मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी का, मुख्तार बाबा का और तीसरा हाजी वसी का। तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हाजी वसी को गिरफ्तार किया और उसके बाद जब पुलिस ने पूछताछ करी, SIT ने पूछताछ करी, तो हाजी वसी ने, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, हाजी वसी ने ये कबूलनामा किया है कि चंद्रेश्वर हाथे को कब्जाने की एक बड़ी साजिश थी और इसमें लाखों रुपए के लेन देन की बात भी निकल करके सामने आई है। चंद्रेश्वर हाथा नई सड़क पर स्थित है और एक वर्ग विशेष के लोग यहाँ पर रहते हैं और इसके आगे की अगर तस्वीर दिखाएं आपको तो दूसरे संप्रदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं। बड़ी साजिशें पिछले कई वर्षों में यहाँ पर देखने को मिली, सामने आई और उसके बाद एक बड़ी साजिश एक बार फिर से रची गई ताकि चंद्रेश्वर हाथे को कब्जा लिया जाए। बिल्डर लॉबी लगी हुई थी, ये सूचना निकल करके सामने आई है। जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि चंद्रेश्वर हाथे को कब्जाने के लिए एक बड़ी साजिश, सुनियोजित साजिश रची गई। जुमे के दिन को चुना गया और जुमे की नमाज के बाद भीड़ में शामिल अपराधी तत्व, जो लोकल स्थानीय गैंगस्टर हैं, स्ट्रीट शीटर हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, वो भीड़ में शामिल हुए और उसके बाद पथराव कर दिया, फायरिंग करी और बमबाजी भी की गई। चंद्रेश्वर हाथे को कब्जाने की एक बड़ी सुनियोजित साजिश का खुलासा हुआ है। SIT जांच में और SIT और अब ग्रिल करने में लगी हुई है कि और कौन कौन से ऐसे राजदार हैं या राज हैं जिनको जानना अभी बेहद इस इन्वेस्टिगेशन में ज़रूरी है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, ABP गंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के तौकीर रजा ने RSS और भाजपा पर बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने भारत पाकिस्तान बंटवारे और कन्हैया की हत्या के लिए RSS को जिम्मेदार ठहराया। तौकीर रजा ने कहा कि उदयपुर कांड के लिए भाजपा जिम्मेदार है। दावत इस्लामी पर तौकीर रजा ने कहा कि इंटरनेशनल तंजीम को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। दावत इस्लामी मजहबी तंजीम है। मैं तो एक बात कहता हूं कि RSS की 2 कोशिशें हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने की, हिंदू राष्ट्र बनाने की 2 कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। एक बार उन्होंने बंटवारा करवाया था। मोहम्मद अली जिन्ना वो हिंदू समाज से आते थे, गुजरात से आते थे और RSS की सरपरस्ती उनके ऊपर थी। तो 2 साजिशें इनकी नाकाम हो चुकी हैं। वही साजिश का हिस्सा कन्हैया लाल है और उसी साजिश का हिस्सा पहलू खान और अखलाक और DSP ये तमाम लोग रहे हैं। तो वो साजिशें इनकी मुसलसल चल रही हैं। आरोप देखा आपने तौकीर रजा का। आगे बढ़ते हैं। पीलीभीत से खबर है, दावत इस्लामी के चंदे के मामले में जांच टीम गठित कर दी गई है। SP दिनेश कुमार प्रभु ने जांच के लिए ये टीम गठित की है। गुल्लक से लिए जा रहे हैं और संचालित मदरसों की जांच भी होगी। गुल्लक से पैसे लिए जा रहे हैं, चंदा लिया जा रहा है। LIU ASP और CO सिटी को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई। दावत इस्लामी के संचालित मदरसों में स्टाफ से भी पूछताछ हो रही है। कल स्वतंत्र प्रभार मंत्री असीम अरुण ने जांच की बात कही थी और जांच के बाद कई दुकानों से हट रहे हैं दावत इस्लामी की गुल्लक। ये देखिए आप, ये बड़ी खबर इस वक्त की। दावत इस्लामी के चंदे के मामले में जांच टीम गठित कर दी गई है। पीलीभीत में SP दिनेश कुमार प्रभु ने यह जांच टीम गठित की है और गुल्लकें हटाई जा रही हैं। अब गुल्लक से चंदा लिया जा रहा था दावत इस्लामी के लिए, दुकानों पर गुल्लकें दिखी मिली और अब इन्हें हटाया जा रहा है। कल स्वतंत्र प्रभार मंत्री असीम अरुण ने जांच की बात भी कही थी इस सारे प्रकरण में, दावत इस्लामी के रोल में, उनके काम करने के तरीके के मामले में। जांच टीम पीलीभीत में गठित। SP दिनेश कुमार प्रभु ने जांच टीम गठित कर दी। ऐसे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, ऐसे दुकानों पर गुल्लकें रखी हुई हैं और इसमें चंदा इकट्ठा किया जा रहा है दावत इस्लामी के लिए। बड़ी खबर, पीलीभीत में जांच टीम गठित। SP दिनेश कुमार प्रभु ने यह टीम गठित की है। जो मदरसे संचालित किए जा रहे हैं इस चंदे के द्वारा, चंदा लेकर, उसकी भी अब जांच होगी और ये टीम जांच करेगी। कल स्वतंत्र प्रभार के मंत्री असीम अरुण ने भी जांच की बात कही थी।
और अब आगे बढ़ते हैं। नूपुर शर्मा को लेकर अखिलेश यादव के समर्थन में आए सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क। उन्होंने कहा कि नूपुर शर्मा के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस मामले पर पीएम मोदी और अमित शाह ने भी अभी तक कुछ भी नहीं कहा। बर्क ने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में हालात बिगाड़ने के पीछे नूपुर शर्मा ही जिम्मेदार है। अखिलेश को मुलजिम बनाना मुनासिब नहीं। आज तक नूपुर शर्मा ने के खिलाफ तो कोई कार्रवाई गवर्नमेंट की तरफ से नहीं की गई, समझ गए? उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन अगर अखिलेश यादव कोई ट्वीट कर देते हैं इस सिलसिले में सच्चाई का, तो उन्होंने माफ़ी मांगने के लिए तो कहा था। इसमें अखिलेश को मुलजिम बनाना या उनके खिलाफ कार्रवाई करना मुनासिब नहीं है। अगर ऐसा किया गया तो समाजवादी का पूरी समाजवादी इसके खिलाफ एजिटेशन करेगी। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 21 में फिल्म सिटी को लेकर लखनऊ में आज महत्वपूर्ण बैठक होनी है। मुख्यमंत्री की ड्रीम प्रोजेक्ट फिल्म सिटी को बनाने के लिए कवायद तेज हो गई है, लेकिन फिल्म सिटी बनाने के लिए पहली बार ग्लोबल टेंडर डाला गया था। तकनीकी कारणों से वो खोला नहीं जा सका। इस बिड में केवल एक बिल्डर के आने से परियोजना के लिए चुनी गई अमेरिकन कंपनी CBRI पर सवाल खड़े हुए और आज लखनऊ में होने वाली PPP समिति में इस पर कार्रवाई हो सकती है। अभी तक ग्लोबल टेंडर खोला नहीं गया, बैठक होगी आज। जब खोली गई तो उसमें जो बिडर था उसने लिखा था कि उसने बिड की फीस 2,36,000 रुपये और 100 करोड़ की EMI ऑफलाइन जमा की है। और जब वो डॉक्यूमेंट चेक किए गए, हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट ने चेक किया तो पाया कि ना तो बिड फीस जमा की गई है और ना ही 100 करोड़ की EMI जमा की गई है। तो ऐसी दशा में हम टेक्निकल बिड नहीं खोल सकते, इसलिए टेक्निकल बिड न खोले जाने का निर्णय किया गया। और एक बड़ी खबर लखनऊ से, अखिलेश यादव पर केशव प्रसाद मौर्य ने हमला बोला है। अखिलेश यादव के को सलाह की जरूरत नहीं है। अखिलेश के नेतृत्व में सपा हार चुकी है 4 चुनाव। ये हमला एक बार फिर से केशव प्रसाद मौर्य ने किया है इसी बिंदु के साथ अखिलेश यादव पर कि समाजवादी पार्टी 4 चुनाव हार चुकी है और उनके अध्यक्ष अखिलेश यादव को किसी सलाह की जरूरत नहीं। अखिलेश के नेतृत्व में सपा 4 चुनाव हार चुकी है, कहा है केशव प्रसाद मौर्य ने। उप मुख्यमंत्री है, हमलावर है अखिलेश यादव पर सपा अध्यक्ष पर, यह कहते हुए कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के नेतृत्व में 4 चुनाव हार चुकी है। आगे कहते हैं कि उन्हें किसी सलाह की भी जरूरत नहीं है। तो हमलावर केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव पर। अखिलेश यादव जी सवाल उठाते हैं, उनके शासनकाल के समय से लेकर के 2022 तक चुनाव की हार का चौका लगा चुके हैं। 4 बार चुनाव हार चुके हैं और वो दावे करने लगते हैं, बातें ऐसी करने लगते हैं। मैं उनको सदन में भी ये बात कहा था कि आप अब मुख्यमंत्री नहीं हो, आप पूर्व मुख्यमंत्री हो, पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र हो, इसके सिवा आप कुछ नहीं हो। हम ग्राम विकास हो चाहे नगर विकास हो, युवाओं की दृष्टि से, महिलाओं की दृष्टि से, किसानों की दृष्टि से, बुजुर्गों की दृष्टि से जितना अच्छा काम देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हम लोग कर रहे हैं, ऐसा काम अगर अखिलेश जी किए होते तो 400 सीट का दावा करने वाले सिमट करके नहीं रह जाते। ये देखिए आप, आक्रमण आपने देखा, इस तरीके से हमला बोला है केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर। कहा है कि 2017 के बाद 4 चुनाव हार चुके हैं। समाजवादी पार्टी उनके नेतृत्व में 4 चुनाव हार चुकी है। ये आक्रमण का मुख्य बिंदु था। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।